सो गाइज़ आज जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली अगर हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सिचुएटेड होता है इन द सुपीरियर एंटीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, ये हमारे पास सुपीरियर एंटीरियर मीडियास्टिनम का कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रैकिया के एंटीरियरली लोकेटेड होता है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होती है, बहुत ज़्यादा इसकी ब्लड सप्लाई होती है। इट इज़ सप्लाइड बाय सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। और फिर सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी हमारे पास एनास्टोमोटिंग चैनल बना लेती हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो मिलता है। अब हम इस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्कस करें तो ये हमारे पास दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एक जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन या T3, और दूसरा जिसको हम कहते हैं T4। T3 एंड T4 हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड along with another hormone that is called as calcitonin। ये तीसरा हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। अगर हम इसको देखें थायराइड ग्लैंड को, तो इस थायराइड ग्लैंड का अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास है ना बहुत सारे सेल्स सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स। सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, और उन सर्कुलर फॉर्म के बीच में हमारे पास क्या होता है, मतलब आप पिक्चर में देखोगे कि सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हुए हैं और बीच में हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, और वी कैन से जेल लाइक मैट्रिक्स है, और वी कैन से फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल सब्सटेंस। ठीक है, और वी कैन से कोलॉइडल फ्लूइड। ठीक है, कोलॉइडल फ्लूइड। अब हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, सॉरी पैराफॉलिकुलर नहीं, फॉलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, और उनके बीच में हमारे पास है ना वो लिक्विड कोलॉइडल लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स होंगे, हमारे पास है ना प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह होंगे, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, और बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेंस जिसके अंदर मर्ज हुए होते हैं। ठीक, तो ये कोलॉइडल नेचर जो होता है, ये कोलॉइडल फ्लूइड जो बनाता है हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स हैं। फॉलिकुलर सेल्स अपनी अपाइकल सरफेसेस से इसके अंदर सिक्रीशन पोर्ड कर रहे होते हैं, और इन सेल्स के ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनकी बेजल सरफेस जो होती है वो फेस कर रही होती है ब्लड वेसल को, और अपाइकल सरफेस जो होती है वो हमारे पास फेस कर रही होती है कोलॉइड को। ठीक हो गया भाई, समझ में आ गया कि भाई सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास सेल्स अरेंज हुए होंगे, बीच में हमारे पास कोलॉइड होगा। इन्हीं सर्कुलर सेल्स के बीच बीच में हमारे पास कुछ सी सेल्स भी होते हैं। इन्हीं सर्कुलर फॉर्म के में जो सेल्स होंगे, यानी कि जो सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स हैं, उन्हीं सेल्स के साथ साथ साइड साइड में हमारे पास क्या होंगे, कुछ पैराफॉलिकुलर सी सेल्स भी होंगे। कौन से सेल्स होंगे, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। पैरा का मतलब होता है साइड, ठीक है, तो फॉलिकुलर मतलब फॉलिकुलर सेल्स। तो वो सेल्स जो कि पैरा फॉलिकल सेल के बराबर में हो या एडजेसेंट हो, उनको हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन, और वो फिर कैल्सीटोनिन हमारे पास ब्लड में चले जाएगा, क्योंकि ब्लड जो होती है वो इन सबकी बेजल साइड पे होती है, आप तस्वीर में भी देखना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि सर्कुलर फॉर्म में सेल्स अरेंज हुए हुए होंगे, बीच में कॉलॉइड होगा, और जो कॉलॉइडल सब्सटेंस जो है उसके अब वो हमारे पास सेल से अपाइकल एरिया पे कनेक्टेड होगा, अपाइकल कह लो या ल्यूमिनल कह लो। ठीक है, और सेल्स का जो बेजल एस्पेक्ट है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के साइड पे होगा। ठीक, अब ये जो है, ये जो सेल्स जो हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये सेल्स हमारे पास थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है। क्या चीज़, थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, जो कहाँ पर होता है और कौन बनाता है, ये हमारे पास होता है फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। ये हमारे पास थायरोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉलिकुलर सेल्स। थायरोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉलिकुलर सेल्स। उसके बाद वो हमारे पास क्या होता है कि वो अपाइकल सरफेस से सीधा उसके अंदर कॉलॉइड के अंदर जाके स्टोर्ड हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया कि भाई थायरोग्लोबुलिन जो है वो हमारे पास कॉलॉइडल सब्सटेंस में जाके स्टोर्ड हो जाता है। प्रोटीन है जिसके अंदर हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं, याद रखना। जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड, याद रखना। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक, अब भाई हमारे पास है ना, सपोज करो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन आती है। अब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन कैसे आती है, क्यों आती है, और थायराइड ग्लैंड कैसे हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें ये होगा कि अगर हमारी बॉडी को कोल्ड हो रही होगी, यानी कि हमारी बॉडी को ठंडक लग रही होगी, या वी कैन से हमारी बॉडी में एक्सट्रीम कोल्डनेस फील हो रही होगी, तो ये कोल्डनेस जो है ये हमारे पास हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। ये कोल्डनेस जो है ये हमारे पास कौन डिटेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज कराएगा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कराएगा? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो हमारे पास हाइपोपोर्टल ब्लड वेजल से पास होकर किधर आ जाएगी? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें पता है कि यार थायरोट्रोप सेल्स होते हैं, थायरोट्रोप सेल्स को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, थायरोट्रोप सेल्स को कैसे एक्टिवेट कराए कि वो थायरोट्रोप सेल्स की मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद अब कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट कराएगा? ये याद रखना, घोल कर पी जाओ, कुछ भी कर जाओ, याद रखना थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है जब वो थायरोट्रोप्स के ऊपर ऐड करता है तो वो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कराएगा, जिससे हमारे पास क्या होगा कि फॉस्फोइनोसिटोल एंड फॉस्फोइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइअसाइल ग्लाइसरोल, ये दो चीज़ें बनती हैं एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। दीज टू सेकेंडरी मैसेंजर विल इंक्रीजेज द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और फिर वो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, थायरोट्रोपिक सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर वो थायरोट्रोप्स के अंदर जो वजाइकल होंगे जिसके अंदर हमारे पास हार्मोन है, ठीक है, थायरोट्रोप सेल्स के अंदर जो वजाइकल होंगे जिसमें हार्मोन है उसको अलाउ करेंगे कि वो हमारे पास है ना अपनी थायरोट्रोप्स वाली सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएं। ठीक है, अटैच होने के बाद वो क्या करेंगे? एक्सोसाइटोसिस करेंगे और हार्मोन जो है वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ब्लड के थ्रू यानी कि अब हार्मोन कौन सा थायरोट्रोप्स ने रिलीज कराया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोट्रोप्स ने कौन सा हार्मोन रिलीज कराया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो हमारे पास जाएगा कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड पे, और फिर थायराइड ग्लैंड को कहेगा। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड पे गया, थायराइड ग्लैंड पे हमारे पास जैसे ही वो फॉलिकुलर सेल्स होंगे, उन फॉलिकुलर सेल्स की बेजल सरफेस पे याद रखना, क्योंकि वो ब्लड से आ रही है ना चीज़, और ब्लड और फॉलिकुलर सेल्स का क्या रिलेशन है? बेजल साइड से रिलेशन है। तो हमारे पास ब्लड से जब ये ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और हमारे पास फॉलिकुलर सेल की बेजल सरफेस के ऊपर कनेक्ट होगा, और फिर क्या कराएगा? CAMP सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करा देगा। CAMP जैसे हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हर वो स्टेप जो कि हमारे पास थायराइड हार्मोन बनाएगा, अभी हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, CAMP को उसने एक्टिवेट कराया, तो CAMP क्या करेगा? हर वो स्टेप जो हमारे पास थायराइड हार्मोन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है उसको इंक्रीज करा देगा। क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, फॉलिकुलर सेल्स की मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर CAMP को एक्टिवेट कराया, एक्टिवेट कराने के बाद अब वो हर उस स्टेप को एक्टिवेट करा देगा, हर उस स्टेप को इंक्रीज कराएगा जो कि हमारे पास थायराइड हार्मोन बना के दे। ठीक, चीज़ समझ में आ गई? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, वो हमारे पास फॉलिकुलर सेल से अटैच हुआ, CAMP इंक्रीज होने के बाद वो क्या करेगा? हर वो स्टेप को इंक्रीज कराएगा जो कि हमारे पास थायराइड हार्मोन बना के दे। सो नाउ वी हैव टू सी कि हमारे पास थायराइड हार्मोन्स कैसे बनते हैं। तो हमारे पास थायराइड हार्मोन ऐसे बनेगा कि जैसे हमारे पास थायराइड फॉलिकुलर सेल्स स्टिमुलेटेड हो गए, अब जैसे हमारे पास ये फॉलिकुलर सेल्स स्टिमुलेटेड हो गए तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनकी बेजल एस्पेक्ट पे हमारे पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप एक्टिव हो जाएगा। उनकी बेजल एस्पेक्ट पे क्या होगा? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब जी जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि सोडियम जो है, याद रखना ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट जैसे ही हुआ तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि सोडियम हमारे पास ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम हमारे पास बेजल साइड से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और पोटेशियम जो है वो हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ब्लड से आ जाएगा। जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हुआ तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सोडियम इज एब्जॉर्बिंग टूवर्ड्स द ब्लड, जो कि बेजल साइड पे है। ठीक है, हमें पता है कि बेजल साइड पे क्या है? ब्लड है, ब्लड वेजल है। तो हमारे पास जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, बेजल साइड पे अटैच हुआ मेम्ब्रेन से, तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर ने क्या किया? CAMP को एक्टिवेट कराया, CAMP गया सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप के पास, उसको एक्टिवेट करा देगा। जैसे ही उसको एक्टिवेट कराया तो क्या हुआ कि सोडियम हमारे पास एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड से पोटेशियम फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आ गया। तो इससे हमारे पास क्या हुआ? एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो गया। इससे हमारे पास क्या हुआ? एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम का वो स्टेब्लिश हो गया कि हमारे पास सेल के अंदर सोडियम कम है और ब्लड के अंदर सोडियम ज़्यादा है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हाईली एनर्जेटिक सोडियम फ्रॉम द ब्लड
अब वो हमारे पास बेजल साइड से क्या होगा कि टुवर्ड्स द सेल आने की करेगा, फ्रॉम द ब्लड से अब हमारे पास ब्लड के सेल के अंदर आने की करेगा। जो सोडियम हमने एब्जॉर्ब कराया है अब वो हाई एनर्जेटिक हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो गया कि ब्लड के अंदर ज़्यादा सोडियम है, सेल के अंदर कम है, तो ब्लड से सोडियम हमारे पास सेल के अंदर आने की करेगा। अब वो कैसे आएगा? थ्रू अ प्रोटीन कॉल्ड, उसका अच्छा सा नाम है, मुझे उसका नाम सही से याद नहीं आ रहा, उसको बस आप, जो मुझे नाम याद है वो ये है, वो आयोडाइड पंप, वैसे उसका अच्छा सा नाम है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो बहरहाल हमारे पास ये जो आयोडाइड पंप है उससे हमारे पास क्या होगा कि ये सोडियम अंदर आ जाएगा, 2 सोडियम हमारे पास अंदर आएंगे और उसके साथ साथ एक आयोडाइड अंदर आएगा। तो याद रखना कि ये हमारे पास आयोडाइड जो है वो हमारे पास आयोडीन पंप के थ्रू आएगा। आयोडीन पंप के थ्रू कैसे आया कि 2 सोडियम हमारे पास जैसे ही अंदर आ रहे थे तो उसी एक पंप के साथ, उसी प्रोटीन के साथ ये आयोडीन जो है वो भी हमारे पास अंदर आ जाएगा। कहते हैं कि ये हमारे पास अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आता है कि अगर हम देखें कि भाई हमें पता है कि यार सेल है, तो सेल की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कहते हैं इनसाइड नेगेटिव जो है वो हमारे पास आउटसाइड नेगेटिव से कुछ चक्कर है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे कि ये बायोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ था कि इनसाइड द सेल हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड द सेल, ठीक है। आउटसाइड हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वी कैन से कि आउटसाइड जो है, सॉरी मतलब दोनों का बराबर का नेगेटिव का चक्कर है, आई गेस मुझे भी पक्का याद नहीं आ रहा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की भी अगेंस्ट होता है। या तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो होता है वो -50 पे होते हैं, तो हम -50 मिली वोल्ट, आउटसाइड भी -50 होता है, इनसाइड भी -50 होता है, और फिर हम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं। ये फिर भी आप लोग देख लेना, और मैं आपको जब इसका बायोकेमिस्ट्रिकल एस्पेक्ट बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आयोडीन हमारे पास सेल के अंदर आ गया, सेल के अंदर आने के बाद अब आयोडीन जो है ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। आयोडीन हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव है। अब ये आयोडीन आया कहाँ से? पहली चीज़ तो ये समझने की आयोडीन कहाँ से आया। भाई आपने खाना वाना खाया, उसमें से आयोडीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे क्लोराइड एब्जॉर्ब हो जाता है वैसे जीआईटी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया इन द ब्लड, ब्लड से ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड की तरफ आ गया, वहाँ से हमारे पास अब आया थायराइड ग्लैंड की तरफ आया थ्रू द ब्लड, ब्लड से फिर हमारे पास जो है ना ये सेल्स के अंदर आ गया फ्रॉम द बेजोलेटरल एस्पेक्ट अलॉन्ग विद सोडियम। अब जैसे ही हमारे पास सेल के अंदर आ गया तो ये अभी हमारे पास नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज में, ठीक है, आयोडाइड फॉर्म में ये। तो अब इसको हमें नेसेंट फॉर्म में बनाना है, यानी कि या तो हम इसको I-0 बनाएं, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -0 बनाएं, या उसको -3 बनाएं। तो बस ये आपको याद रखना है कि इसको हमें ऑक्सीडाइज कराना होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो अपाइकल मेम्ब्रेन, ये जो अभी हमारा जो सेल है, ये जो सेल है इसकी अपाइकल मेम्ब्रेन पे, अपाइकल एरिया पे हमारे पास क्या होता है? पेरोक्सीडेज एंजाइम लोकेटेड होता है। वो क्या करता है? वो इसको हमारे पास कन्वर्ट कर देता है नेसेंट आयोडीन के अंदर। अब जैसे ही हमारे पास नेसेंट आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये जो फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो हमारे पास अब गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास क्या होगा, सॉरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब क्या कराएगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि थायराइड सेल्स के ऊपर ऐड कर चुका है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर ऐड कर चुका है। पहला काम उसने क्या किया? पहला काम उसने ये किया कि भाई आयोडीन को अंदर बुलवा लिया। अब आयोडीन जैसे हमारे पास अंदर आ गया तो अब ये क्या करेगा? अब ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? वो हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स की ऑन हो रही थी, सो आई स्टॉप्ड इट। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अब वो क्या करेगा? वो हमारे पास थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर ऐड करेगा। ऐड करने के बाद अब वो क्या करेगा कि डीएनए को बोलेगा कि यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा थायरोग्लोबुलिन की प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है हमारा उसकी सिंथेसिस कराओ। या हमारे पास राइबोसोम को बोलेगा कि तुम, अगर तुम्हारे पास है ना ये मैसेंजर आरएनए आया हुआ है और है ना तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर टीआरएनए भी मौजूद है, तो तुम फटाफट जो है वो प्रोटीन बना दो थायरोग्लोबुलिन की। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जब थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स को कह दिया कि तुम थायरोग्लोबुलिन बना दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर वो सिंथेसाइज कहाँ होगा? ऑन द एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम भी मौजूद होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास जाएगा गोल्जी अपरेटस पे, वहाँ इसकी पैकेजिंग होगी, सेक्रेटरी वेसिकल के अंदर आ जाएगा। वहाँ से अब ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा? अब ये हमारे पास जाएगा अपाइकल सरफेस पे, ठीक। अभी हमारे पास अपाइकल सरफेस की तरफ जाएगा। अपाइकल सरफेस पे जाने के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास जैसे ही अपाइकल सरफेस के ऊपर गया तो अपाइकल सरफेस पे हमारे पास एक एंजाइम लोकेटेड होता है जिसको हम कहते हैं थायरॉइड काइनेज कहते हैं, या उसका एक और एक अच्छा सा नाम है, लेट मी चेक इट।
सॉरी, उसका नाम है थायराइड पेरोक्सिडेज। ठीक है, थायराइड पेरोक्सिडेज क्या करेगा कि जैसे ही थायरोग्लोबुलिन हमारे पास अपाइकल सरफेस से आ गया बाहर, ठीक है, अब जैसे वो हमारे पास अपाइकल सरफेस पे आया या अपाइकल सरफेस से बाहर आया, वो क्या करेगा, वो हमारे पास आयोडीन जो हम हमारे पास अब नेसेंट आयोडीन आ गया है, नेसेंट आयोडीन जो हमारे पास आ गया है बाय द हेल्प ऑफ पेरोक्सिडेज ना, जो कि अपाइकल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होती है, उसने क्या किया कि उसने आयोडीन को जो कि नेगेटिवली चार्ज था उसको उसने नेसेंट फॉर्म में बना दिया। अब इस नेसेंट फॉर्म वाले आयोडीन को थायरोग्लोबुलिन के अंदर कंबाइन करवाना है। अब हमें पता है थायरोग्लोबुलिन में क्या होता है, टायरोसिन होता है, तो थायरोग्लोबुलिन का जो टायरोसिन जो है उसके साथ ये हमारे पास आयोडीन को कंबाइन करा देगा, कौन, थायराइड पेरोक्सिडेज। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें हमारे पास क्या होगा कि थायरोग्लोबुलिन होगा, उसके अंदर जो टायरोसिन होता है उसके साथ जाके आयोडीन अटैच्ड होगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास कोलोइडल सब्सटेंस में चले जाएगा, जो कि अपाइकल वाली साइड या ल्यूमिनल वाली साइड पे वो कोलोइडल सब्सटेंस में जाके स्टोर्ड हो जाएगा। याद रखना, कोई दूसरे हार्मोन्स स्टोर्ड नहीं होते, खाली ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है कहाँ पे, कोलोइडल सब्सटेंस के अंदर। फिर क्या होगा कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, वो अपनी है ना, वो क्या कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस करेंगे बाय प्रोजेक्टिंग विलाय लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अपने अपाइकल वाले एरिया से अब वो विलाय लाइक स्ट्रक्चर निकालेंगे कोलॉइड के अंदर, कोलॉइड से फिर हमारे पास क्या करेंगे, उस वजाइकल को अपनी तरफ खींच लेंगे, एंडोसाइटोसिस करेंगे, एंडोसाइटोसिस करने के बाद वो सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वजाइकल जिसके अंदर हमारे पास थायरोग्लोबुलिन प्लस हमारे पास क्या है, थायरोग्लोबुलिन है और उसके अंदर टायरोसिन है और उसी के साथ हमारे पास आयोडीन लगा हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया कि थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो टायरोसिन है उसके साथ जब आयोडीन कंबाइन हो जाता है तो याद रखना कि वो हमारे पास कहलाता है, ये स्टेप हमारे पास कहलाता है ऑर्गेनिफिकेशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये स्टेप जिसमें हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो टायरोसिन है उसके साथ हमारे पास आयोडीन अटैच होता है, तो ये स्टेप हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्गेनिफिकेशन। अब ऑर्गेनिफिकेशन तो हो गई और वो स्टोर्ड हो जाएगा कोलॉइड के अंदर। फिर हमारे पास क्या होगा कि सेल विलाय लाइक स्ट्रक्चर निकालेगा, जिससे हमारे पास क्या होगी कि एंडोसाइटोसिस होगी, एंडोसाइटोसिस से हमारे पास सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर जैसे हमारे पास चीज़ आ गई, ठीक है, फिर क्या होगा कि हमारे पास अब जैसे ही वो हमारे पास सेल के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम हमारे पास उस वजाइकल के साथ कंबाइन होगा। कौन से वजाइकल के साथ, वही जो अभी हमने एंडोसाइटोसिस से अंदर बुलवाया टुवर्ड्स द सेल, कोलोइड से जो अभी हमने अंदर बुलवाया टुवर्ड्स द सेल, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब उस वजाइकल के अंदर है क्या, थायरोग्लोबुलिन प्लस आयोडीन। ठीक है, ये कंपोजिट एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। अब लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम इसके साथ ऐड कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा वजाइकल के साथ। लाइसोसोम हमारे पास क्या करेगा, वजाइकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, कंबाइन होने के बाद क्या करेगा कि लाइसोसोम अपने अंदर से मल्टीपल प्रोटीएसेस उस वजाइकल के अंदर ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा कि थायरोग्लोबुलिन साइड में हो जाएगा, और उस थायरोग्लोबुलिन में से टायरोसिन और ये आयोडीन ये हमारे पास अलग हो जाएंगे। थायरोग्लोबुलिन एक तरफ, आयोडीन और टायरोसिन एक तरफ। ठीक है, लाइसोसोम था, लाइसोसोम वजाइकल से कंबाइन हुआ, अपनी मल्टीपल प्रोटीजेस की सीक्रेशन उसमें डाली, उसने क्या किया, थायरोग्लोबुलिन को एक तरफ कर दिया, टायरोसिन और आयोडीन को एक तरफ कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनो आयोडो टायरोसिन। हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक, अब ये मोनो आयोडो टायरोसिन जो है वो आपस में दोबारा जो दूसरा मोनो आयोडो टायरोसिन होगा उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब डाई आयोडो टायरोसिन और हमारे पास है ना ये मोनो आयोडोटायरोसिन। ठीक है, जो अभी एक डाई आयोडोटायरोसिन बन गया वो, और एक जो हमारे पास मोनो आयोडोटायरोसिन एक और होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे पास कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ट्राई आयोडोटायरोसिन। ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना देंगे, ट्राई आयोडोटायरोसिन। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास दो डाई आयोडोटायरोसिन अगर हमारे पास कंबाइन हो तो हमारे पास क्या बनेगा, टेट थायरोक्सिन बन जाएगा। जब हमारे पास दो डाई आयोडोथायरोजिन, ठीक है, जब हमारे पास दो डाई आयोडो टायरोसिन हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे तो थायरोक्सिन बन जाएगा। जब
एक डाई डाई एक डाई आयोडोथायरोक्सिन प्लस मोनो आयोडोथायरोक्सिन। ठीक है, अगर हमारे पास डाई आयोडोथायरोक्सिन प्लस मोनो आयोडोथायरोक्सिन सॉरी अगर हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन अगर हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन प्लस मोनो आयोडोटायरोसिन कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडोटायरोसिन। अगर हमारे पास डाई प्लस मोनो ये कंबाइन हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनाएगा, ट्राई आयोडोटायरोसिन। लेकिन अगर हमारे पास दो डाई कंबाइन हो जाएंगे तो हमारे पास थायरोक्सिन बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, थायरोक्सिन, जिसको हम कहते हैं T4, और ट्राई वाले को हम क्या कहते हैं, T3 T4 ये हमारे पास बने। ये हमारे पास बनने के बाद कहाँ जाएंगे, बनने के बाद ये हमारे पास जाएंगे है ना सेल की बेजल सरफेस से ब्लड के अंदर। जब ये T3 और T4 हमारे पास ब्लड के अंदर चले गए तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास अब प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये अगेंस्ट द नेचर ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स है, क्योंकि ये हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है, और हमें पता है कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन को प्रोटीन कैरियर की नीड नहीं होती, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड ड्राइव्ड ये है अमाइनो एसिड ड्राइव्ड टायरोसिन वाले को हम क्या कहते हैं, T3 T4 ये हमारे पास बने। ये हमारे पास बनने के बाद कहाँ जाएंगे, बनने के बाद ये हमारे पास जाएंगे है ना सेल की बेजल सरफेस से ब्लड के अंदर। जब ये T3 और T4 हमारे पास ब्लड के अंदर चले गए तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास अब प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये अगेंस्ट द नेचर ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स है, क्योंकि ये हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है, और हमें पता है कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन को प्रोटीन कैरियर की नीड नहीं होती, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड ड्राइव्ड टायरोसिन अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन जो है, ये हमारे पास इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास प्लाज्मा के अंदर खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते, दे नीड अ प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब जब ये दोनों हमारे पास प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे फिर ये हमारे पास टारगेट टिश्यू पे जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या करेंगे कि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम इनके एक्शंस को देखें तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि जब ये इनका पहला इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज़ करा देते हैं। जैसे ही हमारे पास सेल्स के ऊपर ऐड करें, जैसे सपोज करो मसल्स के सेल के ऊपर ऐड कर गए, हार्ट के सेल्स के ऊपर ऐड कर गए। ठीक है, ये हमारे पास जब जिन डिफरेंट सेल्स के ऊपर जाके जब ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वहाँ जाके क्या कराते हैं, वहाँ जाके ये हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ करा देते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ क्यों करा रहे हैं भाई, ये लोग गए, ये दोनों हार्मोन जो हैं T3 T4 ये हमारे पास ब्लड के अंदर गए और टारगेट टिश्यू पे चले गए, सपोज करो स्केलेटल मसल सेल्स के ऊपर चले गए। अब वहाँ जाके ये क्या करेंगे, वहाँ जाके अच्छा ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ अब ये सेल के ऊपर कैसे काम करेंगे। पहले तो हमें देखना है कि इनका रिसेप्टर के ऊपर एक्शन कैसे है। अब ये हमारे पास क्या करेंगे, जैसे ही है ना सेल के ऊपर ऐड करेंगे तो जैसे ही हमारे पास सेल के अंदर आएंगे, सेल के अंदर जैसे ही हमारे पास आएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो थायरोक्सिन जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, T3 के अंदर। क्योंकि थायरोक्सिन जब प्रोटीन से बाइंड होता है तो प्रोटीन उसको उतनी आसानी से नहीं छोड़ता। याद रखना, जब हमारे पास थायरोक्सिन के साथ ये थायरोक्सिन जिस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है वो प्रोटीन हैव मोर एफिनिटी, वो उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है ऑन द सेल वो कौन करता है, T3 करता है। और जब T4 हमारे पास सेल के अंदर आ भी जाता है टारगेट सेल के अंदर तो वो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे एंजाइम होता है जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, T3 के अंदर। तो बेसिकली एक्शन कौन परफॉर्म करता है, T3। अब T3 कैसे एक्शन परफॉर्म करेगा, T3 ऐसे एक्शन परफॉर्म करेगा कि जैसे वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, आने के बाद क्या होगा कि वो हमारे पास है ना डायरेक्टली या तो डीएनए पे जाके ऐड कर सकता है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड ये जो टायरोसिन जो है इसकी क्वालिटी है, ये जो T3 है इसकी क्वालिटी कि ये तो या तो ये डायरेक्टली डीएनए स्ट्रैंड पे जाके ऐड करेगा, या तो ये हमारे पास क्या करेगा कि एक रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा। अब रिसेप्टर जो है उसके पास हमारे पास क्या होता है कि उसके पास हमारे पास 3 साइट्स होती हैं। ठीक है, ये जो इनके लिए जो रिसेप्टर होता है उनके पास क्या होती है, 3 या 2 साइट्स होती हैं। उससे क्या करेगा कि उसमें एक साइड वो हार्मोन बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारे पास होती है वो
हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट वी कैन से, या वी कैन से डीएनए बाइंडिंग साइट। अब डीएनए बाइंडिंग साइट इसके पास होगी किसके, रिसेप्टर के पास। और जीन के ऊपर कौन सी साइट होगी, जीन के ऊपर होगी हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। जिस जीन डीएनए के जिस पार्ट पे ये ऐड कर रहा होगा, ठीक है, डीएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं जीन। सपोज करो डीएनए है, अब डीएनए के 5 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, जीन। अब जीन का भी कौन से एरिया पे ऐड करेगा, जीन के पास भी एक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट एक एरिया होगा, उसके ऊपर जाके ये हमारे पास रिसेप्टर जो है वो ऐड कर जाएगा। ऐड करने के बाद जीन को बोलेगा फटाफट भाई अब तुम है ना क्या करो कि अपने आप को पहले वो जो दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होते हैं उसको बोलेगा उस एरिया को कि भाई तुम अभी अनजिप हो जाओ। अनजिप होने के बाद क्या कराएगा कि एमआरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए हमारे पास जैसे ही बनेगा तो एमआरएनए फिर हमारे पास क्या करेगा कि राइबोसोम के पास जाएगा एंड फर्दर जो है वो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस बढ़ जाएगी या हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है थायराइड हार्मोन जो है वो सेल के ऊपर जाके ऐड करता है। ठीक, अब ये हमारे पास चले गया सपोज करो कहाँ पे, मसल सेल्स के ऊपर। तो वो हमारे पास क्या कराएगा, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑर्गेनेल जो है उसकी हमारे पास प्रोडक्शन करवाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ कराएगा। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल के अंदर क्यों इंक्रीज़ करवाता है, वो इस वजह से इंक्रीज़ कराता है ताकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह करे और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सके कि बॉडी का टेम्परेचर रेज हो सके। याद करो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्यों रिलीज़ हुआ था, कोल्ड स्टिमुलस की वजह से। तो ये हमारे पास इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया करवाएगा ताकि हमारे पास क्या हो सके, हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज हो सके। ठीक, वो कैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह करता है और वी कैन से कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे अनकपलिंग फॉस्फोरिलेशन करवा दे ताकि हमारे पास क्या हो कि एटीपी नहीं बने लेकिन हमारे पास हीट जो हमारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाए ताकि बॉडी जो है वो हीट जनरेट करा सके। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद ये थायराइड हार्मोन किसके ऊपर ऐड करता है, थायराइड हार्मोन क्या करता है यानी कि T3 जैसे सेल के ऊपर गया तो सेल टारगेट सेल के ऊपर गया तो टारगेट सेल के जो सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप होते हैं उनको एक्टिवेट करा देगा ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी यूज़ हो और हीट जनरेट हो। ठीक, साथ साथ में हमारे पास क्या करता है, साथ साथ में ये हमारे पास सोडियम को लीकी बना देगा उस सेल को क्या करेगा, सोडियम के लिए लीकी बना देगा, यानी कि सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा सेल में से बाहर निकलवाएगा ताकि हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्टिव हो सके। और फिर वो क्या करे कि बाहर से जो इस लीकी वाले पार्ट से लीकी सोडियम जो हमारे पास बाहर गए हैं उनको अब वो दोबारा अंदर बुला सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी यूज़ करे ताकि हमारे पास हीट जो है वो जनरेट हो सके। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास थायराइड हार्मोन क्या करता है कि थायराइड हार्मोन जो है ये हमारे पास ग्रोथ वगैरह भी इंक्रीज़ कराता है अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन के साथ ये सिनर्जिस्टिक काम करता है, इसकी ग्रोथ इंक्रीज़ कराता है। और वी कैन से कि एपिफाइजल कार्टिलेज को कहता है कि अपने सेल्स डाउनवर्ड की तरफ जाते रहो ताकि हमारे पास बोन का साइज़ जो है वो इनलार्ज हो सके। साथ साथ में ये हमारे पास थायराइड हार्मोन का इफेक्ट होता है किसके ऊपर, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के ऊपर भी। याद रखना थायराइड हार्मोन का इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के ऊपर भी। ठीक है, क्या किसका होता है, थायराइड हार्मोन का हमारे पास इफेक्ट होता है ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद रख लेना नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए या दिमाग का नॉर्मल बनने के लिए नियोनेट्स के लिए हमारे पास थायराइड हार्मोन का होना लाजमी है। अगर नियोनेट्स में थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो मेंटली रिटार्डेड होंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद अगर हम देखें कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या करता है कि ग्लूकोज की अपटेक भी करवाता है। ठीक है, ये हमारे पास पेरिफेरल सेल्स के ऊपर ग्लूकोज की अपटेक भी करवाता है। अगर ये ग्लूकोज की अपटेक करवा रहा है सो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास है ना पेरिफेरल सेल्स वगैरह को बोलेगा कि तुम ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो फॉर द एनर्जी पर्पस। अब अगर ये ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करवाएगा तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब पेरिफेरल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, सारे टिश्यूज़ जब हमारे पास ग्लूकोज को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो कम हो जाएगा। तो ये ड्यूल नेचर प्ले करता है कि अपटेक भी करवाता है, साथ साथ में लिवर को बोलता है भाई तुम है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करो, यानी कि
पेरिफेरल टिश्यूज से ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी करवाएगा और फिर लिवर सेल से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाएगा। यानी कि ये मेंटेन करके रखता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, एक तरफ तोड़वाता भी है तो दूसरी तरफ बनवाता भी है। ठीक है, ये आर्मी है, हमारी पाकिस्तानी आर्मी है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म पे देखें तो फैट मेटाबॉलिज्म कभी वही फैट कि यार ये फैट की मोबिलाइजेशन भी कराता है। ठीक है, ताकि हमारे पास मसल सेल्स को अगर फैटी एसिड को यूज़ करना है तो फैटी एसिड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है कि हमने ग्रोथ हार्मोन के अंदर देखा था, किसके अंदर, ग्रोथ हार्मोन में, कि अगर हमारे पास फैटी एसिड यूटिलाइज हो रहे थे तो उनसे बाय प्रोडक्ट बनता था कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड और वी कैन से अदर एसीटोन वगैरह। तो हमारे पास एसिटिक एसिड की भी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो सकती है अगर फैटी एसिड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। तो ये थायराइड हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन इधर भी मुनाफिकत रोल प्ले करेगा कि फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवाएगा, सेल्स को बोलेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड को यूज़ करो। अब जब फैटी एसिड फॉर एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इन दी एंड एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन बाय प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह छोटी छोटी चीज़ें भी मिलेंगी, एसिटिक एसिड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो अब कोलेस्ट्रॉल जब आ जाएगा लिवर से ब्लड के अंदर, जैसे भाई सपोज करो लिवर ने यूज़ किया फैटी एसिड को फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पज़, उसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर आ जाएगा तो अब ये कोलेस्ट्रॉल ट्रैवल करता है इन द ब्लड विद द हेल्प ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये क्या करेगा, ये लिवर की सेल के ऊपर ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स इंक्रीज करवा देगा। एक तो इसने पहले कोलेस्ट्रॉल बनवाया, उसको बोला कि जा मेरा बच्चा ब्लड के अंदर जा। अब फिर क्या करेगा, जब वो ब्लड के अंदर चले गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से कंबाइन हो गया, तो अब बोलेगा अब बस जितना मुझे तेरे से काम लेना था मैंने ले लिया। अब वो उस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को दोबारा अपनी सरफेस के साथ, लिवर की सरफेस के साथ अटैच करवाएगा और उसमें से कोलेस्ट्रॉल निकाल के उसको बाइल की सिक्रीशन में डाल देगा। ठीक है, तो और उसको एक्सक्रीट करा देगा। मतलब लॉल्स हो गया ना कि पहले कोलेस्ट्रॉल बनवाया और फिर जब उसकी नीड नहीं तो उसको एक्सक्रीट भी करवा दिया और एलिमिनेट करवा दिया। ठीक, तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, बाय इंक्रीजिंग द रिसेप्टर्स ऑन द लिवर सेल्स। फिर वो लिवर सेल्स जो हैं वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और बाइल की सिक्रीशन में डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है ये हमारे पास क्या करता है, इसका एक और फंक्शन ये है कि इट इंक्रीजेज द रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन। ये हमारे पास विटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, विटामिन की इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देता है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है। और एंजाइम्स के लिए हमें पता है कि भाई को एंजाइम का होना भी लाजमी है, और को एंजाइम्स हमारे पास मोस्टली कहाँ से आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से आते हैं। तो इस तरीके से जब एंजाइम्स की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो उनको को एंजाइम्स की नीड होगी, और को एंजाइम्स कौन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डेरिवेटिव। तो विटामिन बी की भी इंक्रीमेंट ये करवा देगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट होता है कि जब आप नॉर्मल बॉडी को, नॉर्मल आप बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको हार्ट पंपिंग के लिए एनर्जी चाहिए, रिस्पायरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये सारी सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो हमारे पास आती है बेसल मेटाबॉलिक रेट से। तो ये हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ करा देता है ताकि हमारे पास बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो सके, क्योंकि ये हमारे पास रिलीज़ ही होता है बाय द स्टिमुला ऑफ कोल्ड की वजह से रिलीज़ होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ करा देता है ताकि मोर हीट जनरेट हो। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या करता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो। ये हमारे पास क्या कर देता है, इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द टिश्यू। यानी कि जब बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगी। और अगर आपको मेरे लास्ट टाइम के लेक्चर्स याद हों कि जब ऑक्सीजन सेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो सेल्स क्या हो जाएंगे, हाइपोक्सिक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अब ब्लड फ्लो मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या करा देते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द टिश्यू। अब जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो टिश्यूज़ की तरफ से वेनस ड्रेनेज भी ज़्यादा बनेगा और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो थायराइड हार्मोन हमारे पास कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज़ करा देता है। साथ साथ में जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा बनेगा और वी कैन से वेनस रिटर्न ज़्यादा हमारे पास हार्ट में आएगा तो हार्ट के मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच होंगे। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हार्ट स्ट्रेंथ भी जो है वो हमारे पास ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एक हद तक फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ और वी कैन से कि हमारा जो वो बिलावल भुट्टो का लॉ था कि जितना पानी आता है वो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसी तरीके से अगर ज़्यादा वेनस ड्रेनेज आएगा हार्ट में तो हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच होगा, लेकिन लिमिट में। ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो हमारे पास हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि वो फुली मतलब रिलैक्स हो जाएगा, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकेगा, तो पंप ही नहीं कर सकेगा ब्लड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये रखता है नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर। अब आर्टीरियल प्रेशर कैसे नॉर्मल होगा,
क्योंकि नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर, ये भी चीज़ याद रखना, आर्टीरियल प्रेशर नहीं खाली नॉर्मल मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास डिपेंड करता है सिस्टोल और डायस्टोल के ऊपर। अब जब ये हमारे पास ब्लड फ्लो उसमें बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप भी ज़्यादा करेगा। जब हार्ट ज़्यादा पंप करेगा तो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको समझनी है कि जब हमारे पास हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पंपिंग करेगा तो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है। तो मीन जो प्रेशर होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर, वो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से ये हमारे पास है ना कंपनसेट होके नॉर्मल ही रहता है। ठीक, उसके बाद अब हमें रिस्पायरेशन की ज़्यादा नीड होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपका बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हुआ है, ऑक्सीजन आपके सेल्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादा CO2 को एलिमिनेट करवाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबी और डेप्थ ब्रीथिंग करते हो। इसी तरीके से इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो ये है कि ये हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी इंक्रीज़ करा देता है। ये हमारे पास क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी इंक्रीज़ करा देता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि अगर ये हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी इंक्रीज़ करा रहा है तो अगर हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन होगा तो हमारे पास डायरिया हो जाएगा। अगर एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास ये होगा तो हमें क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर लो अमाउंट में होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। उसके बाद जो इसका लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है नर्वस एक्साइटमेंट। वो है हमारे पास क्या, नर्वस एक्साइटमेंट। ये हमारे पास क्या करता है कि जब ये नर्वस टिश्यू वगैरह के ऊपर ऐड करता है तो ये हमारे पास साइनेप्सिस जो है, या वी कैन से साइनेप्स का जो प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ कराता है। ये हमारे पास क्या करता है, साइनेप्स का प्रोसेस इंक्रीज़ कराता है। हमारे पास साइनेप्टिक जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल जल्दी जल्दी ट्रैवल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल जल्दी जाता है, न्यूरॉन से मसल्स की तरफ एक्शन पोटेंशियल जल्दी जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि नर्वस एक्साइटेबिलिटी भी हो रही है, साथ साथ में मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो जाहिर सी बात है जब मसल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन जब ऐड करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मसल के अंदर कैल्शियम आइंस ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्शन पोटेंशियल अराइज करवाना है मसल के अंदर। तो मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल अराइज करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम आइंस बाहर से आके अंदर की तरफ जाते हैं टू कॉज है ना एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल के लिए हमारे पास क्या होगा कि कैल्शियम आइंस बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे। अब वही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम आइंस जब हमारे पास मसल्स के अंदर गए तो वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कैल्शियम आइंस आर रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास क्या होगी कि 15 से 20 कॉन्ट्रैक्शन पर सेकंड हो जाएगी, ट्रेमर लाइक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। थायराइड हार्मोन के एक्सेस के लिए दो इंपॉर्टेंट साइन देखे जाते हैं, एक कि हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है, दूसरा ये ट्रेमर साइन। लेकिन ट्रेमर साइन जो होता है वो पार्किंसन जैसा नहीं होता। पार्किंसन में तो 1 मिनट में कोई वो मतलब तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है ना ट्रेमरिंग होती है, इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेमरिंग नहीं होती, लेकिन होती है। 15 या 20 हमारे पास ट्रेमर होता है पर मिनट के हिसाब से, पार्किंसन में बहुत ज़्यादा होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कि मसल ट्रेमर इसमें हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इफेक्ट ऑन स्लीप। अब जब ये मसल की एक्टिविटी इंक्रीज़ करा रहा है, ठीक हो गया भाई, मसल की एक्टिविटी इंक्रीज़ करा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जब मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो प्रोटीन्स डिग्रेड टूटेंगे, प्रोटीन जाहिर सी बात है प्रोटीन्स टूटेंगे, और वी कैन से कि प्रोटीन्स की थोड़ी मोटी डिग्रेडेशन हो जाएगी, उनको प्रोटीन्स रिक्वायर होगा। ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा काम करो, आपके मसल्स ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर दी, तो आप इंसान रात को थक हार के सोने की करेगा। लेकिन क्योंकि ये नर्वस एक्साइटमेंट कराता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कराता है, नर्वस एक्साइटमेंट, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। मतलब सारा दिन बंदा मजदूरी करी, इस थायराइड हार्मोन ने सारा दिन मजदूरी करवाई, लेकिन सोने भी नहीं दे रहा चैन से। मतलब ये तो कोई फुप्पो बन के आ गई हमारे सर के ऊपर के पहले मसल एक्टिविटी इंक्रीज कराई, अब मसल एक्टिविटी इंक्रीज से हमारे पास बॉडी के अंदर हीट वगैरह भी जनरेट करवा दी थी। ठीक है। अब जब थोड़ा सोने का टाइम आया, आराम करने का टाइम आया, तो उसने अपनी एक्टिविटी, नर्वस एक्टिविटी इंक्रीज करा दी, जिसकी वजह से बंदे को नींद भी नहीं आ सकी। ठीक। सो दिस वाज द थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट के अंदर हम इसकी क्लिनिकल कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहले को हम क्या कहते हैं, T3, T4 ये हमारे पास बने। ये हमारे पास बनने के बाद कहाँ जाएंगे, बनने के बाद ये हमारे पास जाएंगे है ना सेल की बेजल सरफेस से ब्लड के अंदर। जब ये T3 और T4 हमारे पास ब्लड के अंदर चले गए तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास अब प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। ये
ये अगेंस्ट द नेचर ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स है, क्योंकि ये हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन है, और हमें पता है कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन को प्रोटीन कैरियर की नीड नहीं होती, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड ड्राइव्ड ये हैं अमाइनो एसिड ड्राइव्ड टायरोसिन अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन जो हैं, ये हमारे पास इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास प्लाज्मा के अंदर खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते, दे नीड अ प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब जब ये दोनों हमारे पास प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, फिर ये हमारे पास टारगेट टिश्यू पे जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या करेंगे कि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम इनके ये एक्शंस को देखें तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि जब ये इनका पहला इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज़ करा देते हैं। जैसे ही हमारे पास सेल्स के ऊपर ऐड करे, जैसे सपोज़ करो मसल्स के सेल के ऊपर ऐड कर गए, हार्ट के सेल्स के ऊपर ऐड कर गए, ठीक है। ये हमारे पास जब जिन डिफरेंट सेल्स के ऊपर जाके जब ये ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास वहाँ जाके क्या कराते हैं, वहाँ जाके ये हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ करा देते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज, नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्लिनिकल कंडीशंस जो कि हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं विद द थायराइड ग्लैंड। हमें डिस्कस करना है क्लिनिकल कंडीशंस जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद द थायराइड ग्लैंड के साथ। तो लेट अस सी कि अगर हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस इंक्रीज हो जाएं जो कि आयोडीन की पंपिंग के लिए प्रॉब्लम करते हैं या आयोडाइड पंप को प्रॉब्लम करते हैं, लाइक प्रोपाइल थायोयूरेसिल या थायोसाइनेट, प्रोपाइल थायोयूरेसिल या थायोसाइनाइड, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास क्या करेंगे, आयोडाइड पंपिंग के लिए प्रॉब्लम कर देंगे, आयोडाइड को पंप होने नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम बनेगा। और अगर अब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम बनेगा तो हमारे पास सपोज़ करो कोल्ड हो रहा है, हमें ठंडक लग रही है और हमारे पास थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें सर्दी लगती रहेगी तो हमारे पास स्टिमुलेशन कहाँ पे जाएगी, हाइपोथैलेमस पे। तो हाइपोथैलेमस ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिलीज़ कराएगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर ऐड करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। उसको बोलेगा कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराओ। अब जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो वो फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर ऐड करेगा, उनको सेल डिवाइड कराएगा, क्यूबॉइडल नेचर से कॉलमनर नेचर के अंदर लेकर आएगा कि वो सिक्रीट करें थायरोग्लोबुलिन वगैरह को। लेकिन होगा क्या कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड इस वजह से बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कॉलॉइड जो है वो फिलअप हो जाएगा, जो कॉलॉइडल फ्लूइड जो है वो हमारे पास फिलअप होगा, उसके अंदर थायरोग्लोबुलिन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होंगे। तो इससे साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इससे साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि हमारा थायराइड हार्मोन ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन थायराइड हार्मोन की फिर भी सीक्रेशन नहीं होगी। थायराइड हार्मोन की सीक्रेशन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आयोडीन आ ही नहीं सक रहा, आयोडाइड पंप इनहिबिट हो चुका है। क्यों इनहिबिट हुआ, क्योंकि इनहिबिटर्स मौजूद थे। तो इससे इस सारे सिचुएशन से हमें क्या चीज़ समझ में आएगी कि हमारे पास जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड वो इनलार्ज हो जाएगा। इस इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को हम कहते हैं गोइटर, ठीक है। अब ये इस गोइटर से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये गोइटर तो हो रहा है लेकिन हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास गोइटर हो जाता है इन हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। गोइटर हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है, हाइपो में भी होता है। हाइपो में कैसे हो रहा है कि ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करवा सक रहा है ड्यू टू इनहिबिटर्स, जो कि आयोडीन को अंदर आने की तरफ नहीं दे रहे, यानी कि आयोडीन को सेल्स की तरफ आने नहीं दे रहे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक इनहिबिटर है कि वो क्या करता है, जिसको हम कहते हैं अच्छा सा नाम है प्रोपाइल, इसका प्रोपाइल थायोयूरेसिल, हाँ प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये क्या करता है पर्टिकुलरली, ये हमारे पास है ना आयोडीन अगर सेल के अंदर आ भी गया, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर अगर हमारे पास आयोडीन आ भी गए, तो उसके ऊपर हमें पता है कि आयोडीन को खाली आयोडीन काम नहीं कर सकता, हमें आयोडीन को है ना नेसेंट बनाना होता है, ऑक्सीडाइज करना होता है। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल क्या करता है, वो हमारे पास पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता था उसको क्या कर देगा, उसको ये हमारे पास है ना इनहिबिट कर देगा। प्रोपाइल थायोयूरेसिल क्या करता है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल इनहिबिट्स पर ऑक्सीडेज, प्रोपाइल थायोयूरेसिल क्या करता है, इनहिबिट पर ऑक्सीडेज एंजाइम।
जिससे हमारे पास क्या होगा कि आयोडीन जो है वो नेसेंट फॉर्म में नहीं आएगा और फिर वो हमारे पास कंबाइन ही नहीं हो सकता थायरोग्लोबुलिन से। तो ये हमारे पास इनहिबिटर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कराते हैं। अब उसके बाद क्या होगा हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म में होगा कि एक्चुअली हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्लगिशनेस, सुस्ती हो जाएगी, मसल्स की एक्टिविटी नहीं होगी, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमें पता है कि थायराइड हार्मोन क्या करता था कि कोलेस्ट्रॉल को है ना वो एक्सक्रीट करवाता था इन द बाइल। अब जब ये होगा नहीं तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस तो बढ़ेगी, फैटी एसिड यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा तो फैटी एसिड यूटिलाइज होगा, वो जब फैटी एसिड यूटिलाइज होगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट एसिटोएसिटिक एसिड बनेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमारे पास अगर हम थायराइड हार्मोन के जो डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अगर देखें तो हमारे पास उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस उनके अंदर होने के चांसेस होंगे, ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ठीक। तो उसके बाद अगर हम और देखते हैं कि अच्छा इनके अंदर और क्या चीज़ें होंगी जो हाइपोथायराइडिज्म होगा, इन हाइपोथायराइडिज्म के अंदर उनकी आंखें जो हैं वो आंखें जो हैं हाइपोथायराइडिज्म के अंदर वो एडिटिमेटस हुई हुई होंगी। एडिटिमेटस यानी कि उनमें जो उनकी आंखों के नीचे आप देखोगे तो झुर्रियाँ टाइप की आई हुई होंगी, आंखें नीचे से है ना, एडिमा हुआ हुआ होगा आंखों के नीचे ना। तो वो क्यों हुआ हुआ होता है कि वो हमारे पास ये अजीब सा सवाल होता है कि क्यों हुआ हुआ, इसका मैंने सर्च किया कि वाई एडिमा अकर्स, लेकिन मुझे रीज़न नहीं मिला कि मैक्सिडिमा में एडिमा क्यों होता है। बस उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट वगैरह, प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इस मतलब आई के नीचे जो होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, एडिमा होता है। बाकी ऐसा मुझे कोई रीज़न नहीं मिला, मैंने सर्च भी किया था, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास इस हाइपोथायराइडिज्म में और क्या क्लिनिकल कंडीशन आती है, तो बंदे का दिमाग जो होता है वो स्लो होता है, मेंटल डेवलपमेंट कम होती है, क्योंकि वो अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद अगर हम देखें कि इन कंडीशन में क्या होगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म को अगर हम देखें तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास थायराइड हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है। अब एक्सेसिव अमाउंट में अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन रिलीज़ हो रहा है तो वो हमारे पास क्यों रिलीज़ हो रहा है, पहले तो ये देखना है। तो ये हमारे पास होता है ड्यू टू ट्यूमर अकरिंग इन द थायराइड ग्लैंड। अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड पे ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड पे ट्यूमर हो जाएगा तो भी वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज़ कराएगा। या तो फिर अगर हमारे पास ट्यूमर हो जाए कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड पे, ओ सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अगर हमारे पास ट्यूमर हो जाता है तो वो भी हमारे पास क्या कराएगा, वो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कराएगा। अगर हमारे पास ट्यूमर हो जाता है इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो वो हमारे पास क्या कराएगा, वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा तैनात वो हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा। लेकिन फिर क्या होगा, वो होगा ये कि जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थायराइड हार्मोन की बढ़ जाएगी तो फीडबैक इनहिबिशन की वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। सो वी कैन से इन हाइपरथायराइडिज्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास बाद में जाके डिक्रीज हो जाती है, लेकिन हमारे पास थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हार्मोनल सिक्रीशन करो। तो इस कंडीशन में भी गोइटर तो होगा, क्योंकि साइज़ जो है थायराइड ग्लैंड का वो इनलार्ज हो जाएगा और वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कराएगा। लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड, फिर हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन की वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज, ठीक है। इसी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मस, ठीक है। एक्सोप्थेल्मस में क्या होता है कि हमारे पास आई ऑर्बिट जो होता है वो अजीब तरीके का हो जाता है। ऑर्बिट जो होता है ना वो हमारे पास हाईली स्ट्रेच्ड ऑर्बिट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उन डीजनरेशन होने की वजह से हमारे पास ऑप्टिक नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। तो याद रखना मैक्सिडिमा इज़ एसोसिएटेड विद
हाइपोथायराइडिज्म एंड एक्सोप्थेलमस इज एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म। ठीक, तो उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट अगर हाइपोथायराइडिज्म का है तो उसके अंदर हम उसको थायराइड की वो आयोडीन की कंसंट्रेशन देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास थायराइड हार्मोन बन सके। या अगर उसमें उसका थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम करता है कि वो थायराइड हार्मोन बना नहीं सक रहा, तो वो हम उसको थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन देंगे। ठीक हो गया। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो भाई हमें थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ेगा। अगर हाइपरथायराइडिज्म है और उसके अंदर थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर वगैरह हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें थायराइड ग्लैंड को निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आयोडीन देंगे। एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आयोडीन देने से क्या होगा कि हमारे पास अब एक्स थायराइड ग्लैंड जो है वो देखा गया है कि यार अब है ना बहुत ज़्यादा आयोडीन आ गया है, तो वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है ना क्या करेगा कि उस आयोडीन को ले लेगा और हमारे पास थायराइड हार्मोन अब एक्सेसिव अमाउंट के अंदर नहीं बनाएगा। मतलब जितने बने हुए थे वो बना के उनको एंड कर देगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वो नहीं बनाएगा, क्योंकि एक्सेसिव आयोडीन जो है, एक्सेसिव आयोडीन जो होता है वो हमारे पास इनहिबिशन कर देगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन ना बने। एक्सेसिव आयोडीन याद रख लेना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयोडीन हमारे पास क्या करेगा कि वो इनहिबिशन करा देगा कि मोर थायराइड हार्मोन ना बने। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयोडीन विल कॉज इनहिबिशन कि हमारे पास ज़्यादा थायराइड हार्मोन ना बने। ठीक है, तो हम ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन देंगे। अब ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन देंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा कि आयोडीन पंप जो है वो इनहिबिट हो जाएगा कि वो आयोडीन को पंप ही नहीं करेगा अपने अंदर सेल के अंदर। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा हार्मोन भी नहीं बनेगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इससे थायराइड ग्लैंड का साइज़ जो होता है वो खुद ही छोटा हो जाता है ड्यू टू इनहिबिशन। और हमारे पास जब हम थायराइड ग्लैंड को निकालते हैं तो उसमें मोटिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं और थायराइड ग्लैंड आराम से निकल सकता है। तो हाइपरथायराइडिज्म के लिए हम क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हैं। निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि हर वो सब्सटेंस देंगे जो थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कराता हो, लाइक इनहिबिटर्स दे दिए, हाई आयोडाइड कंसंट्रेशन दे दी, जिससे क्या हो कि हमारे पास थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द